नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं NEP 2020। इसका मीन्स ये है कि नई पॉलिसी आ गई है, 2020 में ही आ गई थी, लेकिन अभी जो है कई स्टेटों में इसको लागू कर रहे हैं और कई स्टेटों में जहाँ पे अपोजिशन गवर्नमेंट है वहाँ पे इसको लागू नहीं किया जा रहा है। आपको पता है कि केंद्र और राज्य अलग अलग जो है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको जो है उनको पावर्स दी गई है। तो ये जो एजुकेशन है, हमारा जो शिक्षा है, वो जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। कॉन्ट्रैक्ट जो लिस्ट होती है उसका जो है पार्ट है। तो इसको स्टेट अलग से लागू कर सकते हैं और केंद्र इसको इम्प्लीमेंट अलग तरीके से कर सकती है। तो आज हम समवर्ती सूची का यही विषय है, इसको स्टेट जो है अपने हिसाब से लागू करेंगे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। तो दोस्तों 2015 में इसका विचार आया था कि हमें 34 साल हो चुके हैं, नई शिक्षा नीति जो है उसको लाना चाहिए। और जो पुरानी शिक्षा नीति थी NEP 1986 वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है और उसका जो है कुछ उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों एक कमेटी गठित की गई जिसको लीड कर रहे थे TSR सुब्रमण्यम, ठीक है। उन्होंने एक रिपोर्ट दी, रिपोर्ट 2017 में जो है पब्लिश करी, यानी कि गवर्नमेंट को दी। और इसका एक जो पैनल था उनको लीड कर रहे थे, इसरो के चीफ थे कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कस्तूरी रंजन जो है वो मुख्य यहाँ पे अहम रोल निभाने वाले हैं पूरी जो NEP 2020 में। तो आपसे कई बार क्वेश्चन किया जाता है एग्जाम में, जैसे PGT और TGT के एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो इनकी अध्यक्षता कौन कर रहा था NEP 2020 की। तो इसरो के चीफ थे कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन। अब दोस्तों हमें पता है कि जो लास्ट NEP आई थी, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 आई थी, इसकी जगह कौन सी लेगी NEP 2020। अब देश में 1986 की एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो है वो एजुकेशन नहीं दी जाएगी, अब दी जाएगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब दोस्तों हमें पता है कि लास्ट जो आई थी 1986 में आई थी और अब आ रही है ये 34 साल के बाद आ रही है। इसको लागू कर दिया गया है 29 जुलाई 2022 को इसको लागू कर दिया गया है। अभी स्टेटों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने स्टेट में इसको लागू करें नहीं करें। कई स्टेटों ने इसको अपना लिया है और कई स्टेट जो हैं अपोजिशन गवर्नमेंट जहाँ पे है वहाँ पे इसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। वहीं पे बात करें इसके लक्ष्य का, तो GER 100% रखा गया है 2030 तक। GER का तात्पर्य यहाँ पे है कि इनरोलमेंट जो है टोटल वो 100% रखना है बच्चों का, यानी कि साक्षरता हमें पूर्णतः करनी है 2030 तक, ठीक है। ग्रोस इनरोलमेंट रेट होती है दोस्तों, तो ये 100% करना है 2030 तक। वहीं पे गवर्नमेंट बोल रही है कि हम एजुकेशन के ऊपर अब कुल GDP का 3 से 6% जो है खर्चने वाले, ठीक है। तो यहाँ तक किसी भी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये हमारा क्या है, एक इंट्रो है। अब हम बात करते हैं इसका अलग अलग पोर्शन है दोस्तों। सबसे पहले ये तो इसका पोर्शन हो गया, यानी कि इंट्रो हो गया। अब हम बात करते हैं कि स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कुछ चेंजेस किए हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्कूल एजुकेशन की। तो स्कूल एजुकेशन में दोस्तों यानी कि पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक, ठीक है, तो इसमें कुछ सुधार किए गए हैं और किस प्रकार से बदलाव है उनको हम देखेंगे। तो सबसे हम बात करें 1986 की पॉलिसी जो थी उसमें क्या था, स्कूली मॉडल जो था 10+2 था, यानी कि 10वीं के बाद में 2 क्लास होंगी, 11वीं 12वीं, उसमें आपको स्ट्रीम चुनने को मिलेगा। तो इसको बदल दिया गया है। अब नया जो मॉडल आया है 5-3-3-4, यानी कि 5+3+3+4, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये नया मॉडल है, ये NEP 2020 का नया मॉडल है। इसके अकॉर्डिंग ही अब जो है एजुकेशन दी जाएगी। कैसे, फाउंडेशनल जो स्टेज है यानी कि बुनियादी जो शिक्षा है वो बच्चों को 5 साल इसमें लगाया जाएगा। देखो फाउंडेशनल स्टेज में 5 साल, प्रिपरेटरी जो स्टेज होगी उसमें 3 साल, फिर मिडिल जो स्टेज आएगी उसमें 3 साल, और जो फाइनल स्टेज है सेकेंडरी जो स्टेज आएगी उसमें 4 साल दी जाएगी। फाउंडेशनल स्टेज की बात करें हम, बुनियादी शिक्षा की बात करें हम, ये पहला स्टेज होगा इसमें, और क्लास 1 और 2,
इसमें शामिल की जाएंगी। यानी कि बच्चों को 3 साल तक कोई भी क्लास में एंट्री नहीं है, वो 3 साल तक आंगनबाड़ी में, और इसको नाम दिया गया है बाल वाटिका। तो पीआरटी के जो टीचर्स जो तैयारी कर रहे हैं उनको ध्यान रखना है कि जो बाल वाटिका है शब्द आया, ये ध्यान रखना है कि बच्चों को फाउंडेशनल स्टेज के लिए कौन सा है जो स्टेज है वो इम्पोर्टेंट है। तो बाल वाटिका या आंगनबाड़ी आपको ध्यान रखना है। फाउंडेशनल स्टेज में बच्चों से करवाया क्या जाएगा, तो उनसे बेसिकली जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर फोकस किया गया है, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दी जाएगी उनको। ऐसा नहीं है रट्टा मार जो एजुकेशन सिस्टम था उसको हटा दिया गया है, और बच्चों को अब जो स्टूडेंट सेंटर्ड जो एजुकेशन है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। प्रिपरेटरी जो स्टेज है वो दूसरी स्टेज रहेगी, ये पहली फाउंडेशनल बुनियादी शिक्षा। प्रिपरेटरी यानी कि इसमें आएंगी क्लास 3rd, 4th, 5th, 3 साल हो गई। दूसरा स्टेज कौन सा है, प्रिपरेटरी स्टेज। इसके अंदर एज होगी 8 से 10 साल तक, और इसमें एज क्या थी 6 से 8 तक। ठीक है, इसमें किसके ऊपर फोकस किया जाएगा, बोलने के ऊपर, पढ़ने के ऊपर, लिखने के ऊपर, फिजिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर और फिजिकल एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, यानी कि बच्चा सेकेंडरी जो स्टेज है इसमें बच्चे को बोलना सिखाया जाएगा, पढ़ना सिखाया जाएगा, और उसकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। और राइटिंग यानी कि वो कुछ अपनी अभिव्यक्ति है, कुछ थॉट्स हैं, कुछ फीलिंग्स हैं, उनको वो लिख पाए, इनके ऊपर जो है वो फोकस किया जाएगा। अब बात करें हम तीसरी स्टेज की, जिसको नाम दिया गया है मिडिल स्टेज। ये होगा 3 साल का, यानी कि क्लास 6th, 7th और 8th। ठीक है, क्लास 3 क्लास इसमें शामिल होंगी, और इसमें किसके ऊपर फोकस किया गया है, साइंस, एसएसटी, ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स के ऊपर। यानी कि जब बच्चा सेकंड लेवल को पार करके जाएगा तो ही उसको क्या सिखाई जाए, मैथ सिखाई जाए, साइंस सिखाई जाए, आर्ट्स के बारे में बताया जाए, एसएसटी के बारे में। और पहले क्या होता था, प्रोसेस तो यही था, लेकिन जो था वो 9th और 10th के अंदर जाके बच्चे को पता होता था। लेकिन अब क्या है, ये मिडिल स्टेज में ही दे दिया गया है। इसको मिटा दो दोस्तों। इसके बाद में हम सेकेंडरी स्टेज की बात करेंगे, ये एक बार आप नोट डाउन कर सकते हो। तो दोस्तों इसके बाद में जो 4th, अपने 3 स्टेज की बात करी, चौथी स्टेज रहेगी सेकेंडरी स्टेज, यानी कि क्लास 9th, 10th, 11th और 12th, यानी कि इसमें रहेंगी जो है 4 साल, 4 क्लासें इसमें शामिल की गई है। एज कौन सी होगी, किस एज ग्रुप के जो लोग हैं इसमें बैठेंगे, तो 14 से 18 ईयर के जो बच्चे हैं वो इसमें शामिल हो पाएंगे। इसको अलग अलग फेज़ों में बांटा गया है, यानी कि इसके भी 2 चरण होंगे, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज, 9वीं और 10वीं और 11वीं और 12वीं। ठीक है, सेकेंड फेज में 11वीं और 12वीं को शामिल किया गया। सेकेंडरी स्टेज के ऊपर किसके ऊपर फोकस किया गया है, तो दोस्तों इसमें बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग के लिए थोड़ा सा मोटिवेट किया जाएगा। मल्टीपल ऑप्शंस वो रखें, ऐसे नहीं है कि वो एजुकेशन, जैसे आजकल क्या सिस्टम है कि जो एजुकेशन है अपनी वो जॉब के लिए ही प्रेफर करते हैं कि भाई एजुकेशन लो उसके बाद में जॉब करो। तो ऐसा नहीं है, वो केस स्टडी वगैरह। देखिए दोस्तों क्या होता है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो होती तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, वो लागू धरातल पे होती नहीं कभी। तो उसका क्या कारण है, जैसे बच्चे को केस स्टडी वगैरह या उसको भारी इन्वायरमेंट दिया जाए तो वो बहुत कुछ नई चीज़ें जो है वो सीख पाएगा। जैसे आप जैसे लवासना है यूपीएससी का सेंटर, वहाँ पे कलेक्टर को क्या ऐसे नहीं है कि वो रट्टा मार एजुकेशन है, उसको क्या धरातल पे छोड़ दिया जाता है कि भाई हाँ तू बता कैसे वहाँ पे तो एडमिनिस्ट्रेट को कैसे वो करेगा, लागू करेगा, कैसे सीखेगा, कैसे तू हैंडल करेगा। तो उनको क्या दिया जाता है, करने को दिया जाता है। ठीक है, जैसे विदेशी जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे बच्चे को इन्वायरमेंट में ऐसे छोड़ दिया जाता है कि तू खुद से करके सीख। तो यहाँ पे इसके ऊपर वही फोकस किया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू कि तुम खुद करके सीखो। ठीक है, तो ये जो नई पॉलिसी है अच्छी है, लेकिन क्या है इसमें ये लागू कब तक होगी, कहाँ तक होगी, इसके टारगेट जो है एम रखे गए हैं वो लागू होंगे कि नहीं होंगे। अब धरातल पे जब चीज़ें आती हैं ना दोस्तों तभी ये कारगर होती हैं, ऐसे तो फिर कुछ भी बना के आप कर सकते हो। तो दोस्तों इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो NEP 2020 है इसमें एग्ज़ाम कैसी होंगी।
इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे कि स्कूल एजुकेशन के अंदर जो एग्ज़ाम होंगी वो किस प्रकार से होंगी। तो दोस्तों इसमें जो है मेन फोकस जो है, एग्ज़ाम तो सेम वैसी की वैसे ही होंगी, लेकिन इसमें कुछ अब की बार है संशोधन किया है। कैसे किया है? इसमें 3 एग्ज़ाम होंगी जिनके ऊपर थोड़ा सा फोकस रहेगा, दूसरी क्लास में, 5वीं क्लास में और 8वीं क्लास में। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम सेम रहेंगी 10वीं और 12वीं, लेकिन उनका जो बर्डन रहता था पहले, प्रेशर रहता था, वो ख़त्म कर दिया गया है। क्यों कर दिया है? उनको रीडिज़ाइन कर दिया है। कैसे कर दिया है कि उसमें 2 अटेम्प्ट होंगे। ऐसा नहीं है फाइनल एग्ज़ाम में पास हो गए तो पास हो गए और नहीं हाफ ईयरली में कम नंबर है, वो पुराना वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया है। बच्चे यदि फाइनल एग्ज़ाम आप नहीं दे पाए हो तो आप क्या कर सकते हो, फिर से एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, आपको 2 अटेम्प्ट जो है वो मिलेंगे, आप कहीं भी जो है वो एग्ज़ाम दे सकते हो। इसमें किसी प्रकार का जो है वो ऐसा सिस्टम नहीं है अब की बार। ठीक है, एग्ज़ाम कैसे होंगे? अब की बार दोनों प्रकार के एग्ज़ाम होंगे। पहले क्या होता था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो 1-2 ही होते थे, बाकी जो डिस्क्राइब करने वाले क्वेश्चन होते थे, लेकिन उनको अब की बार क्या कर दिया है, ऑब्जेक्टिव भी होंगे, आप देना चाहो या आपकी चॉइस के ऊपर छोड़ दिया गया है कि एग्ज़ाम जो है आप ऑब्जेक्टिव दे सकते हो, डिस्क्रिप्टिव दे सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे बच्चे के ऊपर छोड़ दिया गया है। तभी तो इस नई पॉलिसी को क्या बोल रहे हैं कि जो नई पॉलिसी है इसको स्टूडेंट सेंटर्ड बोल रहे हैं कि भाई ये जो पॉलिसी है बच्चों को ध्यान में रख के बनाई गई है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव भी है और डिस्क्रिप्टिव भी है। अब जो एग्ज़ाम है इसका नाम अब की बार चेंज कर दिया गया है। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं टीचर वगैरह वो ध्यान रखें यहाँ पे कि जो इसका नाम है वो रखा गया परख। ठीक है, और परख का फुल फॉर्म होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। यानी कि एग्ज़ाम अब की बार ऐसे होंगे, रट्टा मार पत्ती खत्म होगी, और इसमें ऐसा नहीं है कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए बच्चे का। ऐसा नहीं है बच्चा उसमें मैथ में इंटरेस्ट है तो बच्चे को मैथ ही मैथ सिखाई जा रही है, उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से भी। अब की बार इसमें क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट दे दिए 9th में, 10th में, 11th और 12th में। यानी कि आप मैथ के साथ जो है हिस्ट्री पढ़ सकते हो, बायोलॉजी के साथ आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हो। इसमें क्या है, बहुत बढ़िया अच्छा सिस्टम किया है कि बच्चे का इंटरेस्ट है कि यार मेरे को बायोलॉजी भी पढ़नी है और मेरे को हिस्ट्री भी पढ़नी है, तो अब की बार क्या कर दिया है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के थ्रू बच्चे को सभी प्रकार से, यानी कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो ऑप्शन में रख दिए गए कि आप जिस प्रकार से पढ़ना चाहते हो उस हिसाब से पढ़ सकते हो। ठीक है, और उसका जो मूल्यांकन होता है ना, पहले क्या होता था, अरे भाई साहब 10 नंबर कम आ गए तो ये जो 90% आ गए ये तो थोड़ा सा कमज़ोर है, 60 आ गए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या है, मार्क्स से डिसाइड नहीं होगा, उसमें बच्चे का हर तरीके से यानी कि उसका रिव्यू एनालिसिस किया जाएगा, उसके थ्रू ही जो है उसका होलिस्टिक जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। हिंदी में आप पढ़ना चाहते हो तो प्रदर्शन ऐसा होगा, मूल्यांकन ऐसा होगा कि हर तरीके से उसकी समीक्षा की जाएगी और उसके समग्र विकास के ऊपर जो है, समग्र विकास के ऊपर ही ध्यान दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, यानी कि उसका हिंदी में बोलते हैं चहुमुखी विकास होना चाहिए बच्चे का। ठीक है, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। अब जैसे कई बच्चे हैं शहरों में आ जाते हैं तो उनको समाज का पता ही नहीं होता क्या चल रहा है सोसाइटी में, तो वो क्या चल रहा है वही ख़त्म करना है कि बच्चे को सोसाइटी का नॉलेज भी होना चाहिए और एजुकेशन भी रखे हो। ठीक है, जैसे अब IIT में चले जाते हैं तो उनको क्या है, जैसे वो साइंस का ही पता रहता है, उनको पता नहीं होता जैसे आर्ट स्ट्रीम वगैरह में क्या चलता है, कॉमर्स वगैरह क्या सीन है, तो वो क्या है, उनको आप उनकी जब चॉइस है तो वो क्या चेंज कर सकते हैं ऑप्शन को। तो यहाँ पे जो है एग्जाम सिस्टम ऐसा रहेगा, बोर्ड एग्जाम सेम रहेंगी लेकिन उनका जो बर्डन है वो ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि अटैम्प्ट जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। एक एग्जाम फाइनल एग्जाम नहीं होगी, ठीक है, और एग्जाम ऑब्जेक्टिव भी होगी और डिस्क्रिप्टिव भी होगी, यानी कि वस्तुनिष्ठ भी होगी और विश्लेषणात्मक भी होगी। एग्जाम का जो नाम है वो परख कर दिया गया है और इसके ऊपर बच्चे के सर्वांगीण विकास के ऊपर ध्यान दिया गया है। इसके बाद में जो हम बात करें कि अदर जो फोकस है वो किसके ऊपर किया गया है, कि और भी कुछ बातें हैं क्या, कुछ चेंज किए हैं क्या। तो इसमें एक तो जो कैरिकुलम होता था उसको घटा दिया है और जो बर्डन रहता था कि वो बस्ते का बोझ वो ख़त्म कर दिया है, और ज़्यादा ऐसा नहीं है कि अब किताबों के बिना कुछ ही नहीं हो सकता, तो ज़्यादा फोकस किया गया होलिस्टिक विकास के ऊपर और स्किल्स के ऊपर। ठीक है, यानी कि
एक तो इंटरडिसिप्लिनरी इसको बना दिया गया है और मल्टीलिंगुअल, यानी कि आदमी ऐसा नहीं है कि यार वो पहले, अब किसी को इंग्लिश नहीं आती तो वो सोचे यार इसको तो इंग्लिश नहीं आती है तो कमज़ोर है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है उसको रीजनल लैंग्वेज आती हो। तो आजकल जो है मल्टीलिंगुअल जो है इसके ऊपर फोकस किया गया है, यानी कि स्टूडेंट का क्या करना है, चहुमुखी विकास करना है और उसकी स्किल जो है वो ग्रो करनी है। ठीक है, कैसे भी बढ़ जाए उसकी स्किल वो बढ़ानी है। जैसे हमारी जो IITs है ना, यहाँ पे IITs के अंदर जो एजुकेशन दी जाती है हर तरीके से होलिस्टिक डेवलपमेंट वहाँ पे किया जाता है। ऐसे ऑस्ट्रेलियन में कक्षा 8 से स्टार्ट हो जाता है। न्यू पॉलिसी तो अब आई है, वहाँ पे कई सालों पहले जो है वो यहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे थे। वो ऐसा नहीं है बच्चे को एक ही लैंग्वेज आ रही है, ऐसा नहीं है उसको भाई वो बस वो रट्टा मार एजुकेशन ही चल रही है, उसको हर चीज़ का नॉलेज जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, इसके ऊपर एक है कोडिंग। जैसे कई बच्चे हैं, जैसे जिन बच्चों ने 11th के अंदर आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट को चुना था, उनको अब साइंस का पता ही नहीं है। कम से कम भी वो कितने बच्चे हैं वो इससे टेक्निकल फील्ड जो है उससे साइड हो गए। अब क्या है, क्लास 6 से ही जो है वो कोडिंग स्टार्ट हो रही है, तो अच्छी चीज़ है। बच्चा ऐसा नहीं है कि उसको जैसे हिस्ट्री में इंटरेस्ट है और वो साइंस में नहीं जा सकता, तो वो कोडिंग के थ्रू जो है वो कंप्यूटर बेस्ड जो एजुकेशन है वो ले सकता है। वहीं पे मिड डे मील स्कीम जो थी वो चलेगी, उसको ब्रेकफास्ट के रूप में जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे कि कौन कौन से स्टेटों ने इसको अपना लिया है। कर्नाटक जो है फर्स्ट स्टेट है जिसने इसको अपनाया है। इसके बाद में दोस्तों अदर फोकस में एक चीज़ और रह गई थी, इसके ऊपर फोकस किया गया मदर टंग के ऊपर, यानी कि जो रीजनल लोकल लैंग्वेज है उसके ऊपर भी फोकस किया गया। ऐसा नहीं है कि बच्चे को रीजनल लैंग्वेज जो है आती नहीं है, उनसे वो उसको डर लग रहा है और बाकी जो है इंग्लिश की तरफ वो भाग रहा है। तो इस NEP में ये फोकस किया गया है कि बच्चे को रीजनल लैंग्वेज सिखाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सिखाई जाए। एटलीस्ट जो है 2 लैंग्वेज तो उसको आनी ही आनी चाहिए। एक जो नेटिव जो लैंग्वेज हैं जैसे बंगाली है, तमिल हो गई, ठीक है, तो वो लैंग्वेज भी कम से कम 2 और 3 तो उनको आनी ही आनी चाहिए। इसके अलावा संस्कृत जो लैंग्वेज है उसको जो है ऑब्जेक्टिव रखा गया है। संस्कृत को ऑब्जेक्टिव रखा गया है क्लास 8th में कि बच्चा यदि चाहे तो वो जो है ऑप्शन में रख सकता है किसको, संस्कृत लैंग्वेज को। तो इसके अलावा हम बात करें कि अडोप्ट किसने कर लिया NEP 2020 को, तो सबसे पहले जो स्टेट है वो आएगा कर्नाटका। कर्नाटक पहला स्टेट है जिसने NEP को जो है अडोप्ट किया था अगस्त 2021 के अंदर। ठीक है, उसके बाद में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भी बोला कि हम भी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और अगस्त 2021 में ही उन्होंने भी इसको अडोप्ट कर लिया था। फिर उसके बाद में यूपी आ गया, तेलंगाना भी वहाँ पे भी लागू हो गई, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और जो है असम वगैरह उस साइड भी जो है जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है उन्होंने इस जो NEP जो है उसको लागू कर दिया और राजस्थान में इसकी चर्चा जो है वो चल रही है। इसके बाद में हम दोस्तों बात करेंगे कि जो टीचर हैं उनके लिए NEP 2020 में क्या क्या सुधार किए गए हैं। इसके बाद में दोस्तों टीचरों के लिए जो है वो NEP में क्या क्या है, तो दोस्तों यदि आप NEP के अकॉर्डिंग टीचर बनना चाहते हो तो आपको 4 साल का इंटीग्रेटेड जो BEd प्रोग्राम है वो होना आपको कंपलसरी है। पहले BEd होती थी 3 साल की, अब कर दी गई है 4 साल की। तो ये आपके पास जो है एक डिप्लोमा जो है वो होना ज़रूरी है। वहीं बात करें हम एक इसको भी कंपलसरी कर दिया गया है टेट को। टेट एग्ज़ाम जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है और यदि आप प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाते हो तो आपको जो है टेट का सर्टिफिकेट ज़रूरी है। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए टेट की जो है सर्टिफिकेट ज़रूरी है, अब प्राइवेट स्कूलों में भी ये कंपलसरी कर दिया गया है। एक नया वर्ड आया है इसमें CPD होता है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी कि आपको ट्रेनिंग के लिए जो डाइट वगैरह होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, वहाँ पे आपको टीचर ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा और 50 घंटे इसमें कंपलसरी किए गए हैं कि टीचर को जो है उसमें जो गुणवत्ता होती है, क्वालिटी जो होती है उसमें कुछ सुधार हो और टीचर जो है खुद का इसको प्रोफेशनल एक डेवलपमेंट के तौर पे देखा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी अच्छी चीज़ है। अब दोस्तों गवर्नमेंट जो है इनिशिएटिव जो है वो तो लेती है
कागजों में भी तो होते हैं, लेकिन धरातल के ऊपर वो 0 लेवल पे पहुंच पाते हैं। वहीं बात करें फोर्थ जो है कैरियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन, CMP एक और वर्ड जोड़ा है इसमें। इसका मीन्स होता है ये आपके प्रमोशन के लिए ज़रूरी है। यदि आप टीचर हो और वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर आप अच्छा काम कर रहे हो, तो आपको जो है कैरियर के अंदर प्रोग्रेस मिले और उसी के अकॉर्डिंग जितनी आप मेहनत करवा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रमोशन दिया जाए। दोस्तों, आपको यहाँ पर ये जो NEP है ये कंप्लीट होती है। यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आई है, कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।